हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में जो सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ है 4-5 दिन पहले, उसी का ये पेपर है। हमने ये पेपर जो है नेट से निकाल के इसका जो है पूरा सॉल्व किया है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप लोग अभी देख सकते हैं आगे, और एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोगों को भी दिखाऊंगी, इसमें सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और ये जो सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ है उत्तराखंड में, इसमें काफ़ी बच्चे जो हैं अच्छा स्कोरिंग किए हैं। हमने उसका देखा है रिज़ल्ट वगैरह जो इस पे, तो काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं। इसी चीज़ को हम देखते हुए इस पेपर को हम खुद ही सॉल्व किए हैं, क्योंकि हम भी एक नर्सिंग ऑफिसर की ही तैयारी में लगे हुए हैं। प्रेजेंट टाइम पे हम सीएचओ हैं, हमको 5 साल हो गया, और हमने बीच में भी 2-3 बार सीएचओ का एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई भी किया है। लेकिन जब सीएचओ हूँ तो बार बार सीएचओ ज्वाइन करके क्या फ़ायदा, तो इसीलिए हमने सीएचओ का एग्ज़ाम दिया है। तो हमको अनुभव है कि इसी टाइप से ही पेपर आते हैं। और ये जो सीएचओ के जो टाइप से ये पेपर है, ये पेपर काफ़ी क्वेश्चन अच्छे हैं, और पेपर जो है ऐसे ही सीएचओ का आता है, और इसी प्रकार से ही हर बार पूछता है। मिलते जुलते क्वेश्चन यही रहते हैं, घुमा फिरा के बस पूछता है। तो अगर आप लोग इसको प्रॉपर देखेंगे और इसको प्रॉपर पढ़ेंगे, तो जो सीएचओ की अगर तैयारी कर रहा है या स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन उसको मैं लिख के दे सकती हूँ। अगर उसमें 100 क्वेश्चन है तो आपको मान के चलो 50 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर वहाँ एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे, जो सीएचओ या स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहा है। तो उस सीएचओ के लिए तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस जो भी राम मनोहर लोहिया का एग्ज़ाम है, अदर भी स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आई हूँ। और आज से हम अपने ये चैनल पर, छोटा फौजी एंड नर्सिंग चैनल पर, हर 6 बजे आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। ऐसे नोट्स जो है मैं आपको बना के अपने ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को डालूँगी। आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कमेंट करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़न में है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर कहीं से कोई गलत कंटेंट हमने अगर आपको बता दिया है या पढ़ा दिया है, तो उसको भी आप एक बार हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे तो हमारा जो भी कंटेंट है 100% श्योरिटी के साथ हमने अच्छे नोट्स बनाए हैं, क्योंकि हम खुद ही तैयारी कर रहे हैं एम्स की। तो उसी के लेवल से हमने ये जो है सारा अपना एक नोट्स बना रखा है। उस नोट्स के माध्यम से आपको हम ये जो पेपर है सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसमें आप लोग पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन्फेक्शन डिजीज़ विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस इज नोन एज। जो माँ से और बच्चे में जो बीमारी फैलती है उसको हम क्या कहते हैं? माँ से बच्चे, अगर बच्चा पेट में है तो मदर टू फीटस। अगर कोई डिजीज़ फैल रही है तो उसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। बच्चा पेट में है तो बच्चे का जो नाल है वो माँ से जुड़ा हुआ है, तो जो नाल से ही बच्चे को सारा आहार मिलता है। तो अगर माँ को ऐसी कोई बीमारी है तो वो बच्चों को ज़रूर लग सकती है। तो वैसे वर्टिकल ट्रांसमिशन ऐसी जो डिजीज़ है जो कि फीटस को माँ के अंदर ही हो जाता है, उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन हम लोग कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फॉर एन ऑस्मोटिक ड्रग एंड डायरेटिक ड्रग। ऑस्मोटिक ड्रग और डायरेटिक ड्रग आप लोग जानते होंगे, जैसे कि मैनिटॉल वगैरह है। किसी को ब्रेन इंजरी वगैरह होती है तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कम करता है मैनिटॉल, इसीलिए इसको हम लोग आईवी देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी यूज टू लेप्रेसी। लेप्रेसी आप लोग जानते होंगे, कुष्ठ रोग को जो है हेंसन डिजीज़ भी कहते हैं। हेंसन डिजीज़ भी कुष्ठ रोग को कहते हैं। तो इसमें हेंसन डिजीज़ या लेप्रेसी में किस थेरेपी का हम यूज़ करते हैं? तो इसमें जो थेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं वो थेरेपी होती है मल्टीपल ड्रग थेरेपी यूज़ करते हैं लेप्रोसी में। और फिर इसमें ऑप्शन ये 4 थे। डॉट्स जो है वो टीबी के लिए यूज होता है। डॉट्स मतलब ये जो टीबी के लिए यूज़ करते हैं। फोटोथेरेपी, जो बच्चा अगर तुरंत जन्मजात हो जाता है तो उसको जो है जॉइंडिस हो जाता है, तो उसके लिए फ़ोटोथेरेपी हम यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी तो कैंसर मरीज को हम देते हैं, कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर मरीज को देते हैं। फिर विच टेस्ट यूज टू डायग्नोस्टिक डिफिथीरिया। डिफिथीरिया जो आप लोग जान रहे हो, डिफिथीरिया जो है इसको गला घोटू भी शायद कहते हैं। तो डीपीटी इसका जो वैक्सीन लगता है।
तो इसको कंफर्म करने के लिए सिक टेस्ट जो है, कंफर्मेटरी टेस्ट जो है, इसको सिक टेस्ट हम लोग करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो टेस्ट है कुंभ टेस्ट। कुंभ टेस्ट जो है ये ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी को पता लगाने के लिए हम लोग कुंभ टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है मोनटॉक्स टेस्ट। मोनटॉक्स टेस्ट जो है, अगर जो लोग हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं तो मोनटॉक्स टेस्ट जो है वो आईडी इंट्राडर्मल लगता है, 48 से 72 घंटे का जो है इसमें टाइम लगता है। इसमें जो है टीबी के लिए ये किया जाता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है ये प्रेगनेंसी में हम लोग करते हैं, मदर का स्ट्रेस को पता लगाने के लिए या बेबी। फिर व्हाट कॉजेज ऑफ डेंगू इन्फेक्शन। डेंगू इन्फेक्शन का क्या कॉजेज है? डेंगू इन्फेक्शन का जो कॉजेज है, ऑप्शन में डेंगू वायरस नहीं था, इजिप्टी वायरस था, आरएनए था। तो हमारे ख्याल से आरएनए वायरस ही सही होगा, क्योंकि जो डेंगू का वायरस होता है उसके अंदर जो होता है वो आरएनए वायरस होता है, तो आरएनए वायरस ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से पलने वाली डिजीज़ कौन सा है? तो वो डिजीज़ जो है टाइफाइड है, जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिए, रुबेला इज आल्सो नोन एज। रुबेला हम किस नाम से जानते हैं? रुबेला को जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। रुबेला जो डिजीज़ है उसको जर्मन मीजल के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो मीजल्स है उसको रुबेला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है स्टाफ नर्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। ए न्यू बॉर्न फेलियर टू पास मिकोनियम विथ इन दी फर्स्ट 24 आवर आफ्टर बर्थ मे इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बच्चा है न्यूबॉर्न, वो तुरंत पैदा हुआ है और वो 24 आवर हो गया, बच्चे को अभी जो है वो मिकोनियम पास नहीं हुआ है, तो उसको क्या इंडिकेट करता है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो ये जो है इसमें हिस्प्रंग डिजीज़ कहते हैं इसको। हिस्प्रंग डिजीज़ मतलब उसके कॉलन में कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से बच्चा मिकोनियम पास नहीं कर पा रहा है, इसको हिस्प्रंग डिजीज़ भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड ओरल स्टेज इज़ बिटवीन। फ्रूड ओरल स्टेज जो होता है वो बर्थ 1 ईयर तक होता है, बच्चा एक साल तक जो है मुंह में उंगली डाल के उसको चूसता रहता है। व्हाट इज़ दी कॉमन कॉजेज ओरल थ्रस। ओरल थ्रोस का जो है कॉमन कॉजेज क्या है? ओरल थ्रस का जो कॉमन कॉजेज है वो फंगस होता है, जो मुंह पे किनारे किनारे वो सब लग जाता है, आप लोग देखते होंगे, ज़्यादातर गाँव में होता है। फिर है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द चिल्ड्रेन इज कॉल्ड। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज चिल्ड्रेन इज कॉल्ड। अगर एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोडक्शन होने लगता है तो चिल्ड्रेन में उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जिगेंटिज्म। जिगेंटिज्म होता है, ये चिल्ड्रेन में होता है। अगर यही एक्सेसिव प्रोडक्शन अगर बड़ों में होने लगे तो उसको कहते हैं एक्रोमेगैली, मतलब बच्चा उम्र के हिसाब से ज़्यादा कुछ बड़ा दिखने लगता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, ये एक कलेक्शन पस प्लूरल ऑफ कैविटी इज नोन एज। कलेक्शन जो होता है, पस फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है, जो लंग्स में हमारे प्लूरल स्पेस होते हैं, उस प्लूरल स्पेस में जो है कलेक्शन हो जाता है, किसका? पस फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्पाइसिमा कहते हैं, और पायोथोरेक्स के नाम से भी उसको जानते हैं। इम्पाइमा कहते हैं और पायोथोरेक्स। फिर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज सीन। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस में होता है? ये पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखा जाता है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो होता है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखा जाता है। फिर व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ द चॉइस इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया में ड्रग चॉइस क्या होता है? इक्लेम्सिया में ड्रग चॉइस होता है मैग्नीशियम सल्फेट। आईवी ये देते हैं, डायरेक्ट लोडेड इसको रखते हैं। अगर पेशेंट को अगर इक्लेम्सिया है तो आईवी मैग्नीशियम सल्फेट जो है MgS4 इसको मतलब डायरेक्ट देते हैं। विच रिस्पॉन्सिबल हार्मोन हाइपरएमसिस ग्रेविडम। विच रिस्पॉन्सिबल हार्मोन हाइपरएमसिस ग्रेविडम जो होता है HCG हार्मोन जो होता है ये होता है। फिर होता है व्हेन ऑफ द फॉलोइंग इन द मीनिंग ऑफ PRN। PRN का मतलब क्या होता है? व्हेन नीडेड, अगर जब उसको ज़रूरत है तब मतलब देना होता है। द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग रिस्पायरेशन इज़ अ नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन इज। The best method for assessing respiration is a non-respiration responsive person। अगर कोई एक व्यक्ति है जो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है तो उसको असेस करने के लिए गुड मेथड क्या होगा? उसके लिए बेस्ट मेथड होगा लुक्स। उसको पहले देखेंगे सीने के पास, फिर लिसन, उसकी धड़कन को हम सुनेंगे बिल्कुल कान लगा के सीने के पास, और फिर उसके नाक से जो हवा निकलेगी वहाँ पर अपने गाल को रखेंगे
और उसको महसूस करेंगे कि अंदर से कोई अगर हवा निकलती होगी तो नाक से क्या है, नमी निकलता है, तो वो हमारे चेहरे को टच करेगा तो हमको पता चलेगा कि पेशेंट को सांस आ रही है, तो हम जान पाएंगे कि पेशेंट जो है वो मतलब जिंदा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अब्रीविएशन ऑफ ड्रॉप्स। अब्रीविएशन ऑफ ड्रॉप्स मतलब क्या होता है, GTTS जो है इसको अब्रीविएशन ऑफ ड्रॉप्स कहते हैं। फिर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इन्वॉल्व द सेंस ऑफ साइट। वो कौन सी टेक्निक है जो सेंस ऑफ साइट मतलब कैसा आप मतलब सेंस कैसे आप कर पाएंगे किसी चीज़ को। तो इन्फेक्शन मतलब किसी चीज़ को हम देखेंगे तभी तो हम सेंस कर पाएंगे। अगर शेर आ रहा है तो मैंने उसको देखा तभी तो मुझे पता चलेगा कि शेर आ रहा है, वैसे हमको क्या पता। हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है किसी चीज़ को देख के सूंघ के महसूस करता है, तो पहली बात तो देख के ही करता है, तो उसको इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उत्तराखंड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसको आप लोग अच्छे से इसको एक बार देखिएगा। आने वाले BCHO के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हैं और स्टाफ नर्स के भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स को कन्फर्मेशन टेस्ट कौन सा होता है। पहले तो एलाइजा करते हैं, लेकिन एलाइजा से अगर कोई दुविधा है तो फिर वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो है इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को एड्स है। फिर दूसरा है विजिंग साउंड इन दी अस्थमेटिक पेशेंट इज ड्यू टू। अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उसको विजिंग साउंड आता है किसकी वजह से। विजिंग साउंड उसको आता है मूवमेंट ऑफ द एयर थ्रो द नैरो एयरवे। उसमें जो होता है जो लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो जो होता है नैरो हो जाता है, उसकी वजह से विजिंग साउंड पेशेंट को देखने को मिलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का मोड ट्रांसमिशन क्या है। पेरेंट्रल रूट से होता है, IV रूट से होता है, फिको ओरल रूट से भी होता है हेपेटाइटिस बी, ब्लड ट्रांसमिशन से भी होता है हेपेटाइटिस बी। फिर है अगला क्वेश्चन गुलेरियन बेरी सिंड्रोम इज डिजीज़ ऑफ। गुलेरियन बेरी सिंड्रोम डिजीज़ का है ये PNC का है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का गुलेरियन बेरी सिंड्रोम जो है डिजीज़ है। फिर अगला है फीवर। एक पेशेंट है उसको फीवर भी है, हेडक भी है और उसको स्टिफनेस नेक, उसका जो गर्दन है वो जकड़ गया है। इससे आप पता लगा सकते हैं किस बीमारी में जो है पेशेंट का गर्दन जकड़ता है। एंड क्लासिकल सिम्टम सीन इन, तो उसका क्लासिकल सिम्टम आप क्या समझेंगे कि उसको क्या है। अगर फीवर है, हेडक है और उसको स्टिफनेस नेक है तो 100% पेशेंट क्या है वो मेनिंजाइटिस है। उसमें कर्निंग साइन भी देखने को मिलता है। फिर है प्रेजेंस ऑफ एयर इन दी प्लूरल कैविटी इज नोन एज। लंग्स के अंदर प्लूरल होते हैं, प्लूरा होता है लंग्स के अंदर, ये लंग्स है, लंग्स में ये है जो ये प्लूरल है, इसके अंदर जो है अगर जो है हवा भर जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में ये था एम्पाइमा था, हीमोथोरैक्स था, हाइड्रोथोरैक्स था, निमोथोरैक्स था। तो अगर हवा भर जाता है तो उसको हम कहते हैं निमोथोरैक्स। वही अगर पानी भरता है प्लूरल कैविटी में तो हाइड्रो, ब्लड भरता है तो हीमो और पस भरता है तो एम्पाइमा, ये सारा कहते हैं। फिर है चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वारिसेला जोस्टर जो है वो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड इन द स्पूटम इज टॉमस। ब्लड स्पूटम में उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेमोपेटाइटिस, हेमोपेटाइटिस ब्लड इन स्पूटम। फिर मेलिना ब्लड इन स्टूल, हेमोचूरिया ब्लड इन यूरिन, हेमोटोमेसिस ब्लड इन वोमिटिंग। ये चारों ऑप्शन उसमें दिए थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं CHO में पूछे गए हैं। मैंने तो इसको सॉल्व किया तो मुझको लग रहा है 100 में से मेरे 80 क्वेश्चन लगभग सही ही गए हैं टोटली। इंक्यूबेशन पीरियड होता है पोलियोमाइलाइटिस का जो है 7 से 14 दिन, जो पैरालाइज होता है 7 से 14 दिन में और अनपैरालाइज जो होता है 1 से 6 डेज का होता है। RCH प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1997 में लॉन्च हुआ था। इंटरनेशनल एजेंसी विच असिस्ट द प्रोग्राम द बेनिफिट चाइल्ड विथ मोस्ट। यूनिसेफ जो है 1946 में स्टार्ट किया गया था, जो चिल्ड्रेन को काफ़ी बेनिफिट देती है। फिर उसके बाद है 6 मंथ प्रेग्नेंट वुमन कम टू हॉस्पिटल कंसल्टिंग, उसको क्या क्या हम सुविधाएं देंगे। 6 मंथ की प्रेग्नेंट वुमन है उसको हम आयरन फॉलिक एसिड 200 mg देंगे, पोटेशियम आयोडीन का भी दे देंगे, टेटनस टॉक्साइड भी देंगे, लेकिन रेटिनॉल जो है वो नहीं देते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट में बताना। बाकी हम लोग कल 6 बजे आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि हमें क्लास अच्छी लगी है तो इस चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलेगी और आपको हम आगे कंटिन्यू
ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। थैंक यू सो मच।